बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पटना, अब इसे एनआईटी पटना कहते हैं। यहाँ जाओ तो लोग कहते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अल्मा मैटर में आ गए, लेकिन ये शायद ही कोई कहता हो कि नीतीश से पहले भी इस इंजीनियरिंग कॉलेज ने एक मुख्यमंत्री दिया। लोगों का दोष नहीं, वो स्टूडेंट बीटेक ड्रॉप आउट था, कोर्स पूरा नहीं किया। शाहबाद के महुआव गांव के दुबे टोले का ये लड़का था बिंदेश्वरी दुबे। उसने कॉलेज छोड़ा, भारत छोड़ो आंदोलन की खातिर 2 साल जेल रहा, छूटा तो धनबाद में जाकर खदान में नौकरी करने लगा और यही दशकों के संघर्ष से मजदूरों का नेता बना। पहले कोलियरी मजदूर संघ, फिर कांग्रेस के श्रमिक संगठन ईटक का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना। लेकिन ये किस्से तो उसके सीएम बनने के हैं और इसकी शुरुआत हुई एक नेता के जीतने के बावजूद इस्तीफा देने से। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये लल्लन टॉप के पॉलिटिकल किस्सों की खास सीरीज मुख्यमंत्री है और इसके इस एपिसोड में बात होगी बिहार के मुख्यमंत्री रहे बिंदेश्वरी दुबे की। देश आजाद हुआ, रजवाड़े खत्म हुए, लेकिन दक्षिण बिहार की रामगढ़ रियासत का रसूख कई जिलों में कायम था। यहाँ के राजा थे कामाख्या नारायण सिंह। 1952 में पहले विधानसभा चुनाव हुए तो कामाख्या 5 सीटों से खड़े हुए और सबसे जीत भी गए, लेकिन नियमों के मुताबिक विधायक तो एक ही जगह से रह सकते थे, सो बाकी 4 से इस्तीफा दिया। इनमें से एक सीट थी पेटरवार। यहाँ उपचुनाव हुए तो कांग्रेस ने मजदूर नेता 31 साल के बिंदेश्वरी को मैदान में उतारा। बिंदेश्वरी जीत गए। अगले चुनाव में परसीमन बदला, इस सीट का नाम भी बदला, अब ये बेरमो सीट कहलाती थी और इस दफा बिंदेश्वरी के सामने राजा रामगढ़ के रिश्तेदार ब्रजेश्वर प्रसाद सिंह थे। दुबे चुनाव हार गए, लेकिन उन्होंने सीट नहीं बदली और फिर लगातार 4 चुनाव यहीं से जीते। 1972 की जीत के बाद 5वीं बार के विधायक बिंदेश्वरी मंत्री भी बनाए जाने लगे। जगन्नाथ मिश्र की पहली सरकार में बिंदेश्वरी हेल्थ मिनिस्टर थे। ये महकमा संभालते हुए उन्होंने कुछ ऐसा किया कि अगले चुनाव में पूरे सूबे के डॉक्टर उन्हें हराने के लिए बेरमो पहुंच गए। इमरजेंसी के दौर में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लाडले संजय गांधी को खपत चढ़ी जनसंख्या नियंत्रण की जबरन, और इसलिए नसबंदी के टारगेट दिए जाने लगे राज्यों को। और फिर अपने आका को खुश करने की होड़ शुरू हो गई मुख्यमंत्रियों के बीच। यूपी के एनडी तिवारी एक टारगेट पाते तो बिहार के जगन्नाथ मिश्र उससे भी बड़े टारगेट का कॉल दे आते और फिर इसे पूरा करने का जिम्मा आता बिहार के हेल्थ मिनिस्टर बिंदेश्वरी को। उन्होंने न सिर्फ नसबंदी प्रोग्राम को लेकर हेल्थ डिपार्टमेंट पर सख्ती की, बल्कि प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों पर भी नकेल कसी। धड़ाधड़ छापे पड़े, मुकदमे हुए और गिरफ्तारी भी हुई उन सब सरकारी डॉक्टरों की जो अपनी प्रैक्टिस चलाते थे, अपना क्लिनिक चलाते थे। संजय गांधी इससे खूब खुश हुए। इमरजेंसी के दौर में वो 4 दफा बिहार आए, लेकिन फिर आए विधानसभा के चुनाव और प्रदेश भर के नामी डॉक्टरों ने बेरमो में कैंप कर दिया। विपक्षी उम्मीदवार को हर तरह की मदद दी इन डॉक्टरों ने और ऐसे में बिंदेश्वरी 3000 वोटों से हार गए। लेकिन संजय ने अपने सिपहसालार को याद रखा। 1980 के लोकसभा चुनाव में बिंदेश्वरी को गिरिडीह से लोकसभा का टिकट दिया, वो जीते, सांसद बने और फिर राजीव राज आया तो बिंदेश्वरी का कद और बढ़ गया। उन दिनों जगन्नाथ मिश्र और चंद्रशेखर सिंह के गुटों में बटी कांग्रेस संभालने के लिए राजीव ने अपने सांसद को इंका का प्रदेश अध्यक्ष बनाया और उनकी ही सदारत में 1984 के लोकसभा चुनाव हुए। चुनाव के लिए इनका उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई तो कयासबाजों को जैसे मसाला मिल गया, क्योंकि सूची में खुद अध्यक्ष और सिटिंग सांसद बिंदेश्वरी दुबे का पत्ता साफ था। क्यों किया राजीव ने ऐसा, सबको 3 महीने बाद पता चला जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। राजीव ने सिटिंग सीएम चंद्रशेखर सिंह को दिल्ली बुला लिया और बिंदेश्वरी दुबे को मुख्यमंत्री का पद संभालने को कह दिया। हालांकि लोगों को इसकी भनक तभी लग गई थी जब दुबे विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए अपनी पुरानी बेरमो के बजाय भोजपुर जिले की शाहपुर सीट पर आए। जनता पार्टी ने यहाँ उनकी राह मुश्किल करने की कोशिश जरूर की। शाहपुर के 4 दफा विधायक रहे कद्दावर समाजवादी नेता रामानंद तिवारी के बेटे शिवानंद तिवारी को उतारकर, वही शिवानंद जो आजकल आरजेडी में है। लेकिन बिंदेश्वरी आसानी से सहानुभूति लहर के उस दौर में पार पा गए और कांग्रेस के कुल 198 विधायक ऐसे ही पार पा गए, यानी कि जीत गए। चंद्रशेखर की जगह बिंदेश्वरी को बैठाने के लिए राजीव ने बंसीलाल को ऑब्जर्वर बनाकर भेजा। जगन्नाथ मिश्र का एक खेमा था, लेकिन उसका बड़ा लक्ष्य था चंद्रशेखर हटाओ।
ऐसे में जगन्नाथ को बिंदेश्वरी के नाम पर सहमत होना पड़ा। बदले में कुछ समझौते और कुछ आश्वासन भी हुए उनके और बिंदेश्वरी के बीच। और चंद्रशेखर वो भी चाहते थे कि जगन्नाथ के बजाय कोई और विकल्प रहे, तो उन्हें यही श्रेयस्कर लगा और फिर वो राजधानी से राजधानी रवाना हुए। 12 मार्च 1985 को बिंदेश्वरी दुबे ने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शुरुआती हफ्तों में ही लोगों को स्पष्ट हो गया, नाम बिंदेश्वरी का है लेकिन छाप पूरी की पूरी जगन्नाथ मिश्र। हर नियुक्ति, हर फैसले में उनकी सलाह सर्वोपरि होती है। जब ये बात प्रधानमंत्री राजीव गांधी को पता चली तो मुख्यमंत्री बेतरह झिड़के गए और फिर उन्होंने अपने रंग बदलने शुरू किए। बिंदेश्वरी दुबे जनता और वर्किंग क्लास का भरोसा गंवा चुके हैं और अब वे पार्टी और प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर बोझ बन गए हैं। यह बयान किसी विपक्षी नेता का नहीं था, कांग्रेस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र का था। और बयान ऐसे समय आया जब पावर कॉरिडोर्स में चर्चा चल रही थी कि पार्टी के प्रभारी महासचिव टी अंजैया ने उन्हें हद में रहने को कहा था। जगन्नाथ और बिंदेश्वरी के बीच की अदावत हुई मुख्यमंत्री के उनकी छाया से बाहर निकलने के बाद। जगन्नाथ को लगा कि उनसे विश्वासघात हुआ और फिर उन्होंने बिंदेश्वरी को उसके ही गढ़ में मात देने का प्लान बनाया। बिंदेश्वरी का गढ़ था धनबाद और वहां की कोयला यूनियन। एक दिन अचानक राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संगठन की बैठक बुलाई गई। फिर इसमें प्रस्ताव पारित हुआ कि अब बिंदेश्वरी दुबे हमारे अध्यक्ष नहीं है, उनकी जगह जगन्नाथ के खास सांसद शंकर दयाल सिंह को अध्यक्ष और विधायक SP राय को महासचिव चुन लिया गया। अगले दिन मुख्यमंत्री का धनबाद दौरा था। घोषित कार्यक्रम था कांग्रेस के मजदूर संगठन ईटक के बैनर तले। लेकिन यहां भी दो मंच सजे, एक पर मुख्यमंत्री आसीन तो दूसरे पर पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ। और इस पर तुर्रा ये कि जगन्नाथ के कार्यक्रम में ज्यादा भीड़, क्योंकि सूर्यदेव समेत एक बड़ा खेमा था धनबाद के कोल माफिया का, जो बिंदेश्वरी से निजी खुन्नस पाले था कि बिंदेश्वरी ने उन्हें 1985 के विधानसभा चुनाव में इंका का टिकट नहीं दिया। तो अब ये लोग जगन्नाथ की छतरी तले इकट्ठा हो बदला भांज रहे थे। उधर मुख्यमंत्री वो अपने फीके कार्यक्रम के बाद बयान दे रहे थे कि मुझे मुख्यमंत्री के पद से हटाने में कुछ माफिया टाइप नेता लगे हैं, क्योंकि उनका अवैध धंधा हमने रोक दिया है। बिंदेश्वरी दुबे ने मुख्यमंत्री रहते हुए अपराध के सफाये के लिए 2 चर्चित कार्यक्रम चलाए। पहला, चंपारण के जंगलों और पहाड़ियों से ऑपरेट कर रहे गुंडे, बदमाशों और डकैतों के खिलाफ ऑपरेशन ब्लैक पैंथर। इसके लिए IPS रामचंद्र खान को तैनात किया गया। दूसरा ऑपरेशन माफिया ट्रायल। इसमें धनबाद माफिया को निशाने पर लिया गया और यह काम सौंपा गया 2 IPS अधिकारियों को, विष्णु दयाल राम और मदन मोहन झा। ये वही विष्णु दयाल हैं जो इस वक्त पलामू से बीजेपी के सांसद हैं। धनबाद माफिया के सरगना थे सूर्यदेव सिंह, चंद्रशेखर के खास। उनके सिंडिकेट ने कांग्रेस में अपने आकाओं और पालतुओं को दरेरा देना शुरू किया। फिर भी संबंध तामील होने लगे तो कभी बीमारी तो कभी किसी कानूनी पेच का सहारा लेकर सूर्यदेव गिरफ्तारी से बचते रहे। और फिर बिंदेश्वरी को भी संदेश मिल गया, आराम से चलिए, और फिर उनका अमला ढीला पड़ गया। लेकिन तभी हो गया दलेलचक कांड। तारीख थी 29 मई 1987। उस दिन औरंगाबाद जिले के दलेलचक गांव में रामदीन सिंह घर पर नहीं थे। उस रात हथियारबंद नक्सलियों ने उनके घर में घुसकर 20 लोगों की सर काटकर हत्या कर दी। इसमें उनके 80 साल के पिता और 1.5 साल का बच्चा भी था। यहाँ तक कि हो हल्ले को सुनकर जब रामदीन सिंह का ट्रैक्टर ड्राइवर पहुंचा, जो दलित समाज से आता था, तो नक्सलियों ने उसे भी ट्रैक्टर से बांधकर जिंदा जला दिया। इसी रात पड़ोस के गांव बघौरा में भी 21 लोगों को मारा गया। कुल आंकड़ा 42, जिसमें से 41 राजपूत। शक माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर के यादव काडर पर गया। पूरे देश में सनाका खिंच गया। बिंदेश्वरी समर्थकों ने दबी जबान में कहा, कुछ दिन पहले औरंगाबाद के छेचनी गांव में राजपूतों ने यादवों को मारा था, ये उसी का बदला था। लेकिन सरकारें बदले का तर्क देकर बच नहीं सकती थी। बिंदेश्वरी को बदलने की मांग तेज हो गई। कुछ ही महीनों में बिहार फिर राष्ट्रीय सुर्खियों में लौटा। इस बार बाढ़ कुप्रबंधन के चलते राजधानी पटना तक पानी में डूब गई। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी भागलपुर के दौरे पर आए और यहाँ पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, इस भीषण बाढ़ में पूरे बिहार में सिर्फ एक ही आदमी सुरक्षित है और वो आदमी बिंदेश्वरी दुबे जी हैं। लेकिन बिंदेश्वरी सुरक्षित नहीं थे।
देश में राजीव गांधी की सरकार थी जो अपने चौथे बरस में दाखिल हो चुकी थी। बोफोर्स समेत कई मामलों के चलते सरकार अलोकप्रिय भी हो चुकी थी और राज्यों से भी भ्रष्टाचार और गुटबाजी की लगातार शिकायतें आ रही थी। ऐसे में राजीव कभी कैबिनेट बदलते, कभी कोई लोक लुभावन घोषणा करते, लेकिन बात पकड़ में नहीं आती। फिर उन्होंने कई बड़े राज्यों के मुख्यमंत्री बदलने का फैसला किया। यूपी में वीर बहादुर सिंह की जगह एनडी तिवारी, राजस्थान में हरिदेव जोशी की जगह शिवचरण माथुर, महाराष्ट्र में शंकर राव चौहान की जगह शरद पवार और एमपी में मोतीलाल वोरा की जगह अर्जुन सिंह को लाया गया। बिहार इस लिस्ट से बाहर नहीं था। बिंदेश्वरी को भी इस्तीफा देने को कह दिया गया और उनकी जगह राजीव मंत्रिपरिषद के बुजुर्ग बिहारी सदस्य भागलपुर के सांसद भागवत झा आजाद को पटना रवाना कर दिया गया। कैलेंडर उस समय फरवरी 1988 का महीना दिखा रहा था। 2 महीने बाद राज्यसभा चुनाव आए तो बिंदेश्वरी को सांसदी मिल गई। फिर राजीव कैबिनेट में लेबर मिनिस्ट्री भी, लेकिन 1 साल से पहले ही उन्हें लॉ मिनिस्ट्री में डंप कर दिया गया। बतौर कानून मंत्री बिंदेश्वरी ने फैसला लिया, गरीब महिलाएं यौन उत्पीड़न की शिकार होंगी तो उन्हें मुआवजा मिलेगा। अधिसूचना जारी हुई तो अगले कुछ महीनों में अचानक इस तरह की एफआईआर में बढ़ोतरी दिखने लगी। तो क्या बिंदेश्वरी के सब फैसले बतौर कानून मंत्री हास्यास्पद या विवादास्पद थे? नहीं। बेंगलुरु की मशहूर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भी उन्हीं के कार्यकाल की देन थी। 1 बरस बाद कांग्रेस ने सत्ता गंवाई, फिर नरसिम्हा राव के नेतृत्व में वापसी भी की, लेकिन बिंदेश्वरी का करियर अब ढलान पर था। 1994 में उनका बतौर सांसद कार्यकाल पूरा होना था, लेकिन उससे पहले ही 20 जनवरी 1993 को 72 वर्ष की अवस्था में उनका निधन हो गया।